नमस्कार, स्वदेश आप देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जिस देश से कोरोना वायरस का जन्म हुआ, वही देश आज उस वायरस का सबसे ज्यादा कहर झेल रहा है। जी हां, चीन में एक बार फिर कोरोना ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। अस्पताल कोरोना मरीजों से भर चुके हैं, बेड्स नहीं हैं, फर्श पर इलाज हो रहा है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की भी कमी नजर आ रही है और देश में दवा और ऑक्सीजन का संकट गहराने लगा है। मरने वालों की संख्या रोजाना हजारों में पहुंच चुकी है। कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के लिए लाइनें लगी हैं। ये वही नजारा है जैसे दूसरी लहर के वक्त भारत में नजर आ रहा था। भारत तो इस संकट से उबर गया था, लेकिन शायद ही चीन इस मुसीबत से बच पाए, क्योंकि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और जो भी आकलन कर रहे हैं, जो डेटा जुटा रहे हैं, वो ये मानते हैं कि 90 दिन आने वाले चीन के लिए बेहद खौफनाक साबित होने वाले हैं, जहां 80 करोड़ से ज्यादा की आबादी कोरोना की चपेट में होगी और 50 से 60 लाख लोग इस वायरस के चलते मौत के मुंह में समा सकते हैं। जी हां, आंकड़ा डराने वाला है। लेकिन चीन का यह संकट अब सिर्फ चीन का नहीं, बल्कि इस संकट का असर दुनिया भर में भी पड़ सकता है और यहां से वैश्विक आर्थिक मंदी की एक और वजह पैदा हो सकती है, क्योंकि चीन एक बड़ी इकॉनमी है जिससे आधी दुनिया कनेक्टेड है और चीन पर आई कोरोना की सुनामी से दुनिया भर की इकॉनमी पर बुरा असर पैदा हो सकता है। और चीन में कोरोना की तेजी से बढ़ती रफ्तार से पूरी दुनिया किस तरह से परेशान है, क्या नजर आ रहा है। अगर मेडिकली देखें तो ये जो म्यूटेशन और बाकी चीजें हैं, जो कहा जा रहा है कि खतरा बढ़ रहा है, इसका कितना असर भारत पर पड़ सकता है। इसके अलावा किस तरह से जो इकॉनमी है वो प्रभावित हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। भारत में कोविड-19 वर्किंग ग्रुप NTAGI के चेयरमैन NK अरोड़ा का यह मानना है कि हालात पर नजर रखने की आवश्यकता है, लेकिन भारत के लिए फिलहाल पैनिक करने की यानी घबराने वाले हालात नहीं है, क्योंकि यहां आबादी का एक बड़ा तबका ऐसा है जिसे वैक्सीन लग चुकी है। जीरो कोविड पॉलिसी, जहाँ तक भारत का संबंध है, इसके बारे में हम लोगों को शुरू से ही मालूम था कि ये मुमकिन नहीं है। वायरस की कोई सीमाएं नहीं होती और उसको फैलने में ना ज़्यादा परेशानी होती है, ना ज़्यादा समय लगता है। और इसका लाभ यूँ हुआ कि एक तरफ तो हमारी ज़्यादातर जो जनता है उसको टीकाकरण हो चुका है और बहुत प्रभावी टीके हैं। दूसरा, बहुत 90% से ज़्यादा लोगों को प्राकृतिक तौर पे कोविड का इन्फेक्शन भी हो चुका है। तो एक जिसको हम हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं, उससे हम सब लोग का प्रतिरक्षण हुआ है। और ये जो संकट है जो चीन में नजर आ रहा है, इसका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे हम बात करें कोरोना वायरस के हमारे सेहत पर असर की या फिर अर्थव्यवस्था के लिहाज से कितना बड़ा ये खतरा है। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो अलग अलग मेहमान हैं, बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल की माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल की यूनिट हेड डॉक्टर गीताली भगवती, और इसके साथ ही जुड़ चुके हैं बंधन बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सिद्धार्थ सान्याल साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गीताली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से बार बार एक म्यूटेशन का जिक्र किया जा रहा है, विश्व की आबादी का 12% हिस्सा लगभग चीन में है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो कोरोना की बेकाबू रफ्तार है, वहां प्रतिबंधों की ढील की वजह से हुई है, अचानक केसेस बढ़े हैं। लेकिन आज जब पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है और इस दौर में जब सब कुछ ओपन हो चुका है, क्या भारत के लिए चिंता के अगर पहलू देखें तो वो क्या है इस म्यूटेशन की, और किस लिहाज से हम अभी सिक्योर हैं? पहला चीज है कि कोई भी इन्फेक्शन जो होता है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक हो गया रेशियल इम्यूनिटी, कौन सा रेस से आप बिलोंग करते हो। तो सेकंड है आपका खाने पीने का तरीका, उस पर भी डिपेंड करता है। थर्ड है आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो हालांकि हमारे भारत में अब तक पहले स्पीकर ने जो बोला है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गए हैं। मोस्टली आई थिंक कोई भी नहीं बचा जिसको कोविड नहीं हुआ हो।
सेकेंडली, ऑलरेडी 90% जो इंडियन पॉपुलेशन है उनको वैक्सीन लग गए हैं और काफी लोगों को बूस्टर डोजेस भी लगा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो रिस्क है इन्फेक्शन का वो कम ही लग रहा है, और होगा भी तो हो सकता है माइल्ड इन्फेक्शन हो, जो कि अभी ये सीन है में है कि अभी बहुत सारे जो लोकल वायरल इन्फेक्शन है वो भी साथ के साथ चल रहे हैं। वैसा भी नहीं है कि वो कोविड हो, लेकिन सिम्टम्स वैसे ही रहेंगे। हमें मेनली अभी एक जागरूकता ये रखनी है कि कोविड पैंडेमिक जो है अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो अलर्ट तो ऑब्वियसली रखना पड़ेगा। सेकेंडली, जो टेस्टिंग मेथोडोलॉजी है उसको अपडेट करना पड़ेगा। लाइक नया स्ट्रेन जो भी चाइना में आया है उसको इंक्लूड करके हमें टेस्टिंग मेथोडोलॉजी में थोड़ा काम करना पड़ेगा, ताकि कोई भी सीवियर वाला केसेस हो तो उसको हम इमीडिएट ट्रीटमेंट उस हिसाब से दे सके जो हम कोविड के देते आए हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मेरी तरफ से बोलना चाह रही थी। पहलू पर आपसे मैं चर्चा करूंगा और सिद्धार्थ जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं इस पूरे आंकड़े को, और जब बार बार कह रहा हूं कि आज पूरी दुनिया जो है वो पूरी तरह से कनेक्टेड है, और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल होता है कि चीन के साथ जो हमारा ट्रेड है वो एक बहुत बड़ा ब्रिज है। ऐसे में जब इस तरह का पैनिक सामने आता है, हालांकि अभी भी मैं यही कहूंगा कि चीन से वही खबरें सामने आती हैं जो चीन चाहता है कि बाहर जाएं, और कोरोना की ये जो पूरा फिगर आया है या जो तस्वीरें आई हैं उसमें चीन की तरफ से जो इंफॉर्मेशन लीक है वो तो ऐसा ही है जिसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है, लेकिन बहुत से ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उन सब ने इस बात की तस्दीक की है कि चीन में इस वक्त कोरोना की जो रफ्तार है वो बेकाबू हो चुकी है। अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो हमारी चिंताएं क्या है? देखिए, एग्जैक्टली चीन में क्या सिचुएशन है वो डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता हूं। इफ आई एज्यूम कि जैसे आप बोल रहे हैं कि चीन में एक्चुअली कोविड का केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये एक रिस्क अभी बन रहा है कि चीन का इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से डिसरप्ट हो सकता है। फ्रॉम एन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, कोविड का पीरियड में हम लोग एक चीज का चर्चा बहुत बार होते देखे हुए है कि ग्लोबल सप्लाई चेन का चर्चा, कि ग्लोबली प्रोडक्शन प्रोसेस आज का दिन में काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड रहता है, और कोई एक सिग्निफिकेंट पार्ट अगर उसमें बंद हो जाता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन में उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। चीन ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द एंटायर वर्ल्ड। सो चीन बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल डिमांड करता है, उसका देश में हेवी मटेरियल्स इंपोर्ट होके आता है, लेकिन उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट बन के पूरा दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। और चीन का कैरेक्टरिस्टिक ये रहा है पिछले 10-20 साल में कि चीन नॉर्मली काफी लो कॉस्ट प्रोडक्शन करता है, काफी ह्यूज नंबर में प्रोड्यूस कर पाता है। तो इसका मतलब ये चीज अगर अगले 3 महीने 6 महीने के लिए ग्लोबल इकोनॉमी से निकल जाता है, बंद हो जाता है, कि चीन का प्रोडक्शन आके सप्लाई चेन को बूस्ट नहीं कर पाता है, तो ये ग्लोबल ग्रोथ रिकवरी के लिए एक एडिशनल चैलेंज है। एट द सेम टाइम एक जो लो कॉस्ट प्रोडक्शन का जो बात है उसमें भी एक मतलब चीन का लो कॉस्ट प्रोडक्शन का जगह में दूसरा कोई कंट्री का प्रोडक्शन आके उसका रोल प्ले करेगा, बट एट ए हायर कॉस्ट। सो ये दोनों चीज काफी जो कि थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो रहा था उसमें काफी ज्यादा न्यू एंगल ऑफ कॉम्प्लिकेशन दोबारा आता है। चीन अगर थोड़ा थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कम हो जाता है अगले 3-6 महीने में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बातें आपने बताई कि किस तरह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसकी चिंता बार बार, उसकी एक डिबेट है वो बार बार चलती है, और उसकी वजहें क्या हैं। डॉक्टर गीताली, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि जब इतने बड़े पैमाने पर संक्रमण किसी ऐसे देश में होता है जहाँ से बाकी देशों का जो संबंध है, चाहे वो ट्रेड के ज़रिए हो, चाहे वहाँ पर टूरिज़्म के ज़रिए हो, या बाकी किसी फैक्टर की वजह से, फिर इस संक्रमण का खतरा कितना बढ़ जाता है, और क्या भारत
केवल वैक्सीनेशन या जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि एक इम्यूनिटी जो नेचुरल इम्यूनिटी है हमने पाई है, इसकी बदौलत ही इस तरह के संक्रमण का सामना कर सकता है, या हमें कुछ खास तैयारियां वाकई बहुत चीज़ों का इंतज़ार करने से पहले कर लेनी चाहिए? देखिए, जब फर्स्ट कोविड आया था, कोविड पेंडेमिक का फर्स्ट वेव था, स्टार्टिंग पॉइंट वाज चाइना. Then in 2020 in January we had 2 cases. दो जो बच्चे आए थे चाइना से, वो लोग इन्फेक्ट हुए थे और उसके बाद धीरे धीरे पूरा देश प्रभावित हुआ था. लेकिन इसमें थोड़ा सा आई थिंक डिफरेंस होगा, लेकिन हमें साथ के साथ एक तो अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है. थर्ड, प्रिपेयर्डनेस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ऐसा नहीं है कि एक पेंडेमिक चला गया तो 10 साल बाद ही आएगा, ऐसा कोई रूल अभी तक, मतलब हम अगर नेचुरल थिंग है तो हमें उसमें ये भी देखना है कि ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकता है, ये चला गया तो पेंडेमिक चला गया तो और नहीं आएगा. तो ऑब्वियसली देयर इज चांसेस, बिकॉज वायरस इज अ वायरस, इट कैन म्यूटेट. बहुत टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन हो सकते हैं, सीवियर वाला स्ट्रेन भी आ सकता है. तो अगर वैक्सीनेशन हो तो सकता है कि ये ज्यादा ही सीवियर स्ट्रेन बन के आए. तो ये भी हमें ध्यान रखना है और प्रिपेयर्डनेस बिल्कुल रखना है. ऐसा ना हो कि सेकेंड वेव की तरह हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाए या बेड की कमी हो जाए, जो हमने ऑलरेडी मतलब हमने उस फेज से हम गुजरे हैं. तो दैट शुड नॉट हैपन इन दिस नेक्स्ट. हो ना हो, हालांकि आई थिंक नहीं होना चाहिए, बट प्रिपेयर्डनेस तो बिल्कुल ही रखना है. ये गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्लस जो भी रिलेटेड टू हेल्थ केयर है या जो भी हेल्थ से रिलेटेड अदर इंडस्ट्रीज है, एवरीवन शुड बी अलर्ट. बिल्कुल बिल्कुल. और जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, जो मैं जिस चिंता की बात कर रहा था कि एक कनेक्शन जो है एक ऐसे देश से जहां पर आवाजाही भी है, जहां पर ट्रेड भी हो रहा है और वो ख़तरा मंडराता है, तो सरकार की ओर से भी इस बारे में बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि ट्रैक किया जाए और बहुत माइन्यूटली देखा जाए जिस तरह का सर्ज नज़र आया है इन देशों में. और इस तरह की चिंताएं जो हैं उसको लेते हुए जो सैंपल्स हैं वो पॉजिटिव केसेस के, उन्हें ट्रैक किया जाए, उन्हें ऑब्जर्व किया जाए, डेली बेसिस पर इसका मुआयना किया जाए. और बहुत ही कहीं ना कहीं वो जो ख़तरा जिसका अंदेशा था उसकी जो है तैयारी जिसकी हम बात कर रहे थे डॉक्टर, वो अब तैयारी नज़र आने लगी और ये देखना होगा. सिद्धार्थ सर, अगर जिस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, एक तो चीन ज़ीरो कोविड पॉलिसी लाता है तो इकॉनमी सी रुक जाती है, वो खोलता है तो लोगों की मौत हो रही है, इस तरह का आंकड़ा सामने आता है. और इन सब के बीच जब ट्रेड की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं चाहे कैपिटल गुड्स हो, कच्चा माल हो, सभी तरह से एक तरह से निर्भरता जो है वो भारत की ज़्यादा है. फिर भी आपकी चिंताएं कहाँ पर ज़्यादा नज़र आती हैं? अगर हम एक ऑब्जर्व करें या पिछले वक्त में देखें कोविड वेव्स में, तो किन चीज़ों पर ज़्यादा जो है वहाँ के हमारी इकॉनमी डिपेंड है? देखिए, खाली चाइना देखने में इस सिचुएशन में नहीं चलेगा. देखना पड़ेगा कि चाइना का एसोसिएटेड स्लाइटली बियॉन्ड चाइना जो एशियन इकोनॉमिक सिस्टम जो रहता है, उसमें भी इंटरेक्शन इन लोगों का काफी ज्यादा रहता है. तो ये जगह में फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ज्योग्राफी और ये सब कंट्रीज से जो चीज बहुत ज्यादा दूसरा कंट्रीज में इंक्लूडिंग टू इंडिया एक्सपोर्ट होता है, एक तो है मास मैन्युफैक्चरिंग गुड. ये चीज तो रहता ही है, मास मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग गुड्स तो रहता ही है. बट आज का दिन में और एक जगह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक चिप एटसेट्रा, जहां काफी ज्यादा चर्चा रिसेंट पास्ट में हुआ है, जब चिप का काफी शॉर्टेज ग्लोबल सप्लाई चेन में हम लोग देख रहे थे, जहां की नियर चाइना, चाइनीज ज्योग्राफी से जो आता है, ताइवान, ये सब जगह से काफी ज्यादा आता है. एंड ये सब में नेचुरल ट्रेड ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी स्ट्रॉन्ग, टाइज काफी स्ट्रॉन्ग रहता है. तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आज का दिन में,
इस टाइप का चीज में इलेक्ट्रॉनिक चीज का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसका कॉस्ट फ्लक्चुएशन अगर होता रहता है, वो ग्लोबल रिकवरी प्रोसेस में इंक्लूडिंग इन कंट्रीज लाइक अस आल्सो काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बोलने में हम लोगों का पहले दिमाग में आता था कि हम लोग शायद टेलीविजन का बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन का बात कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन में एक्चुअली एक गाड़ी के लिए भी इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इतना ज्यादा रहता है कि उसका प्रोडक्शन प्रोसेस में भी इम्पैक्ट आता रहता है। तो एक्चुअली जो मैं बोलना चाहता हूं, आज का दिन में इंटरलिंकेजेस इतना सिंपल नहीं है। इंटरलिंकेजेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। सबका साथ सबका डिपेंडेंस बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो इस टाइप का सिचुएशन में हमको फोकस करना पड़ेगा कि एक्चुअली डिजीज से कितना कितना हम लोग शील्ड आई मीन इंसुलेटेड रह सकता है। हमको फोकस करना पड़ेगा कि कितना कितना प्रिवेंशन हम इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो ग्लोबल सप्लाई चेन में एज वेल एज ऑन ऑन इवन ऑन इंडियन इकोनॉमी उसका इम्पैक्ट तो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर इकबाली, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा, और जब ये खबर आ रही है कि ट्रैकिंग की जाए, केसेस को ट्रैक किया जाए, तो क्या मौजूदा वक्त में जिस तरह की स्थितियां पहले बनी थीं, जिसमें हमारी तैयारियां बहुत अधूरी रह गई थीं, मौजूदा वक्त में क्या कहते हैं, आप लोग तो डेली बेसिस पर ये चीज़ें देख रहे होंगे, हम ये भी जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब केसेस कम हो जाते हैं तो चाहे वो आइसोलेशन सेंटर्स हों, चाहे तुरंत मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाने की एक क्विक टीम हो, या फिर हम लैब्स की बात करें, इन सब को कहीं ना कहीं थोड़ा न्यूट्रलाइज किया जाता है, इनके जो सेंटर्स हैं वो कम किए जाते हैं, स्टाफ कम किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का खतरा अभी पैदा हो रहा है, जिस तरह की तैयारी है, क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे पास इस वक्त पहले से बेहतर स्थितियां हैं लैब्स के मामले में या जीनोम सीक्वेंसिंग के मामले में? डेफिनेटली यस, क्योंकि पहले हमारे पास इतने मोलिकुलर लैब्स नहीं थे ऑल ओवर द कंट्री, बट नाउअडेज बहुत सारे मोलिकुलर लैब्स हो गए हैं। सेकेंडली जीनोम सीक्वेंसिंग हालांकि हर जगह नहीं है, बट अब पहले से काफी बेहतर हो गया है कंडीशन। थर्ड, हमारे पास इसीलिए फर्स्ट थिंग मैंने बोला था कि टेस्टिंग पे ध्यान दिया जाए, तभी पता चलेगा वेदर इट इज कोविड और नॉट। तो टेस्टिंग में यही है कि जब भी नया स्ट्रेन आता है तो हो सकता है ऐसे भी स्ट्रेन हो जो हमारे मोलिकुलर पीसीआर मेथड से जो डिटेक्ट किया जाता है उसमें ट्रेस ना हो। तो इसीलिए फोकस ये रखना चाहिए कि जो भी स्ट्रेन है, मेनली हमें फोकस करना है जो चाइना में स्ट्रेन हो रही है, जो इन्फेक्ट कर रहा है, वो स्ट्रेन उस पीसीआर से डिटेक्ट हो पाएगा कि नहीं पाएगा। दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। इसीलिए टेस्टिंग पे ध्यान देना जरूरी है एंड मेथोडोलॉजी को अपडेट करना जरूरी है, नंबर वन। सेकेंडली, अगर हम फर्स्ट अगेन जो हमें करना है ट्रेसिंग, फर्स्ट ये है कि एयरपोर्ट्स वगैरह में जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है, फर्स्ट वहाँ से शुरू करना पड़ेगा, जो हमने फर्स्ट फेज में भी किया था। तो उसी से शुरू होगा क्योंकि वहीं से सप्लाई होता है फर्स्ट, जो ग्लोबलाइजेशन का, जैसे ग्लोबलाइजेशन का प्लस पॉइंट्स भी है उसी तरह माइनस पॉइंट्स भी है। तो हमें मेनली एयरपोर्ट्स वगैरह में फर्स्ट वो टेस्टिंग फैसिलिटीज ज्यादा करनी पड़ेगी और उसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर बाय चांस फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ तो टेस्टिंग मेथड में मैं तो फोकस अभी एट प्रेजेंट फोकस शुड बी ऑन टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज एंड ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग मेनली इन द एयरपोर्ट एरियाज, उसमें होना जरूरी है। तो ये नंबर वन है, अब टॉप प्रायोरिटी में इसी को रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले ज़रूरी यही है कि एयरपोर्ट्स पर लोगों की ट्रैकिंग की जाए। जिस तरह से केसेस की बात होती है, उन केसेस को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाए, जीनोम सीक्वेंसिंग और बाकी चीज़ों की वजह से जो म्यूटेशन वाली बात है उसमें एक फ़र्क पैदा किया जाए और उसके हिसाब से एक्शन प्लान बनाया जाए। डॉक्टर, आपसे एक और चर्चा मैं करूंगा क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा कई हार्ट अटैक के केसेस भी सामने आए, तो ज़रा उस पर भी मैं बातचीत करूंगा कि क्या ये मिथ है, कई थ्योरीज इसमें सामने आ रही हैं। लेकिन सिद्धार्थ सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, जब इस तरह का इम्पैक्ट होता है इकॉनमी में या इस तरह का कोरोना या हमने बहुत सारे सेंटिमेंट ऐसे काम करते हैं, तो भारत जैसी इकॉनमी के लिए
क्या क्या वो फैक्टर हैं जो सपोर्ट सिस्टम का भी काम करते हैं? कहीं से डेंट लग रहा है तो कहीं से रिकवरी की अगर हम एक तस्वीर देखें तो वो कहाँ कहाँ आप देखते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। थैंक यू फॉर दैट। एक्चुअली आज का दिन का ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें हम लोग क्या चैलेंजेस आता है उसमें फोकस बहुत ज्यादा रहते हैं। बट एट द सेम टाइम इस टाइप का सिचुएशन में कुछ इंटरनल चेक्स एंड बैलेंस भी रहता है। तो आज का दिन में एक चीज देखिए, इनकेस अगर चाइना का प्रोडक्शन प्रोसेस थोड़ा सा कम होता जाता है, एक तरफ मैंने पहले बताया कि कैसे कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग गुड साइड में चाइना का प्रोडक्शन कम हो जाने में थोड़ा सा कॉस्ट प्रेशर उल्टा आ सकता है, प्रोडक्शन सप्लाई थोड़ा कम हो सकता है। बट एट द सेम टाइम रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है, चाइना इतना ज्यादा डिमांड करते रहता है कि उसका डिमांड थोड़ा कम होने में ग्लोबल सप्लाई चेन में उस टाइप का चीज जो चाइना प्रोड्यूस नहीं करता है लेकिन कंज्यूम करता है, उसका प्राइसेस में थोड़ा सॉफ्टनिंग आने का चांस दिखता है। नाउ इस टाइप का एक चीज है क्रूड ऑयल, इस टाइप का एक चीज है कुछ हेवी मेटल्स जो कि इंडिया बहुत सारे केस में इंपोर्ट करते हैं, और इंडिया का इन्फ्लेशन, कॉस्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस, ये सब इसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो इन अ वेरी कन्वॉल्यूटेड एंड इनडायरेक्ट वे, जब चाइना का प्रोडक्शन प्रोसेस थोड़ा स्लो रहता है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, रॉ मटेरियल एंड कमोडिटी प्राइसेस का सॉफ्टनिंग की वजह से इंडिया का एक थोड़ा सा बफर मिलता है टू सम एक्सटेंट। और एक चीज है कि एक लॉन्ग टर्म बात जैसे कि है कि बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो चाइना में कंसंट्रेटेड है, जब इस टाइप का सिचुएशन थोड़ा ज्यादा लॉन्ग टर्म प्रिवेल करता है, आई एम नॉट नेसेसरली सेइंग पीपल शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया, बट जनरली वो थोड़ा सा ज्यादा स्प्रेड आउट होता है, थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन बेस पे चले जाते हैं। तो वो भी एक जगह है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है। उसमें क्या कैसे अप्रोच करना है वो गवर्नमेंट का सोचने का बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल डॉक्टर गीताली मैं आपसे लेना चाहूँगा, जो मैं कह रहा था, ये जो आजकल हम देख रहे हैं हार्ट अटैक्स के मामले सामने आ रहे हैं, और मैंने बहुत सारी रिपोर्ट देखी कि बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। एक मिथ चल रहा है और बहुत सारे मैं ऐसी रिपोर्ट देख रहे हैं कि इस तरह की एक डिबेट चल रही है कि कहा यह जा रहा है कि शायद ये एक रिवर्स इफेक्ट है कोरोना की रिकवरी के बाद का, लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ज़रा इसको अगर आप बता पाएँ कि क्या ये वाकई इस तरह का कोई वजह है या ये वाकई एक मिथ है? एकदम मिथ भी मैं नहीं कहूंगी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हुआ है। तो सेकंड बात है कि जो कोविड है, कोविड का मेन इम्पैक्ट पड़ता है माइक्रो, मतलब ब्लड वेसल्स पे ना, वो माइक्रो क्लॉट्स बनाता है, छोटे छोटे क्लॉट्स बनाते हैं, मतलब कि क्या बोलते हो, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन में आपका वो हैम्पर कर सकता है। ओके, तो माइक्रो क्लॉट बनाने की वजह से हमने इनफैक्ट काफी सारे देखे हुए हैं ऐसे केसेस जिसमें जैसे कि आपका कुछ सर्जरी केसेस में भी फाइब्रोसिस हो जाता है। तो ये सब हो सकता है ये पोस्ट कोविड इफेक्ट हो। डायरेक्ट लिंक मैं इतना नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि स्टडी इस पे कम है, लेकिन हमने ऑब्वियसली सब लोगों ने ही देखा है कि हार्ट अटैक के रेट काफी बढ़ गया है, और इसका एक रीजन ये माइक्रो क्लॉट कंडीशन हो सकता है पोस्ट कोविड के। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर। इसके साथ ही सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास विश्लेषण के लिए। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि जो कोरोना की बेकाबू रफ्तार चीन में नजर आ रही है उससे भारत अछूता रहे, और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरह का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भारत में तैयार है। और हम इसलिए भी पैनिक हमें नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी आबादी जो वैक्सीन है उसे लग चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने खास मेहमानों का। और इधर चीन में कोरोना की बढ़ती रफ्तार से अगर इकॉनमी को झटका लगता है तो इसके ग्लोबल इंपैक्ट तो होंगे। दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाने वाला चीन से डिमांड घटती है तो क्रूड की कीमतों पर भी इसका असर पड़ेगा। इसके संकेत दिखने लगे हैं। क्रूड की कीमतों को लेकर अनिश्चितता बनी है। इस पूरे समीकरण को सरल शब्दों में समझा रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। 2022 में हमने देखा था कि कच्चे तेल में जिस तरह की तेजी आई, वापस से रिकॉर्ड स्तरों के करीब गया, 140 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव चला गया था, लेकिन उसके बाद से जबरदस्त गिरावट दिखी। पिछले एक महीने की भी बात करें तो करीब 10% नीचे कच्चे तेल के दाम अभी भी है। हालांकि रिकवरी की कोशिश जरूर हो रही है निचले स्तरों से, लेकिन वो रिकवरी टिकाऊ नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी चिंता है ग्लोबल ग्रोथ को लेकर।
जिस तरह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स का जो स्टांस है, लगातार उनकी तरफ से ब्याज दरें बढ़ाई जा रही है, उससे यहाँ पर कीमतों पर लगातार दबाव बन रहा है। और जितने भी बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, उनको लगता है कि 2023 के शुरुआत में एक माइल्ड रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन ग्लोबल मंदी देखने को मिल सकता है और उसका असर डिमांड पर रहेगा। और सबसे बड़ी चिंता अब चीन को लेकर है। चीन में जिस तरह से डिमांड को लेकर अनिश्चितता के माहौल है, ऐसे में लग रहा है कि क्या होगा, वहाँ पर क्या डिमांड में रिकवरी आएगी। रीओपनिंग की कोशिश वहाँ पर तो हो तो रही है, लेकिन कोरोना के संक्रमण की रफ्तार जिस तरह से तेजी से बढ़े हैं, उसको लेकर चिंता है और लग रहा है इससे डिमांड कम होगी और सप्लाई के मुकाबले डिमांड कम रहने की संभावना है। एक और खबर ये कि रूस पर जो प्राइस कैप लगाए गए थे G7 देशों की तरफ से, उसका अभी तक कोई असर, पॉजिटिव असर नहीं दिख रहा है। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रूड के लिए अभी तक निगेटिव है। और चीन की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड का इंपोर्टर है। खपत की बात करें तो रोजाना खपत वहाँ पर करीब 1.5 करोड़ बैरल रोजाना खपत क्रूड ऑयल का वहाँ पर होता है। ऐसे में अगर चीन से डिमांड को लेकर चिंता होती है तो डेफिनेटली उसका असर प्राइसेस पे होगा और यहाँ क्रूड की रिकवरी टिक नहीं पाएगी। तो चीन काफी अहम है कच्चे तेल के मार्केट के लिए। जी बढ़ते हैं कुछ और अहम खबरों की ओर। बाय बैक रेगुलेशन में नए नियमों को सेबी ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत स्टॉक एक्सचेंज रूट से बाय बैक को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा और इसकी जगह टेंडर रूट से होगा बाय बैक। सेबी बोर्ड की बैठक के बाद चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने सेबी के फैसलों की जानकारी दी। In the interim, we propose that there will be that minimum utilization of the earmarked amount should be increased from 50% to 75%, which means that if you announce a buyback, you must at least do 75% buyback. And also that there will be a separate window on the stock exchange. It cannot be nebulous and it matches with just anybody. There is a separate window for buyback. And that will also assist going forward in terms of identifying the tax-related issues, which are important in the whole buyback mechanism. The tender offer route, we are trying to optimize by reducing the timeline, and you will notice that one of the things that we have done, in SEBI, we've spoken about ease of doing business, of business process re-engineering, and you would have noticed on page 4 that we are completely removing the requirement of filing a draft letter of offer with SEBI and awaiting our observations. It's just eliminated. So there, we believe that this is a already listed entity. It has ongoing disclosure requirements. They are making public their intentions, and there is no need for SEBI to have any additional requirements or to make any additional observations, and people are expected to comply with the laws of the land. We are also permitting upward revision of the buyback price right up till 1 day prior to the record date. Right? And why the record date? Because naturally, if somebody is taking a decision on the basis of the buyback price, then he needs to know that before the record date is recorded and the cutoff is made. और सेबी की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा भी मौजूद थे। आइए सीधा चलते हैं उनके पास। अंकुर, सेबी का ये जो फैसला है उससे पारदर्शिता में काफ़ी इजाफा होगा। बोर्ड मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। ज़रा बताएं हमारे दर्शकों तक किस तरह की हाइलाइट्स रहीं आज इस अहम फैसले में, अगर हम देखें। जी हाँ, बिल्कुल। सेबी की बोर्ड मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए और जो सबसे ज़रूरी था वो था बायबैक के रेगुलेशंस का अमेंडमेंट। और यहाँ पर ये साफ कर दिया गया है कि जो कि स्टॉक एक्सचेंज का रूट है वो धीरे धीरे फेज़ आउट करेगा। ये जैसा कि रिकमेंडेशंस था डिस्कशन पेपर में लगभग पूरा का पूरा अडॉप्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर बोला गया है कि 2025 तक, 2023 से शुरू होकर 2025 तक ये जो रूट है वो बंद कर दिया जाएगा और टेंडर रूट ही है जो सेबी का प्रिफर्ड रूट है। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें से स्ट्रेंथनिंग फोकस एंड गवर्नेंस, जो कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, इन पर भी फैसला लिया गया। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट रिटेल निवेशकों के लिए एक खबर ये थी कि इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म बनेगा Q3 FY 2024 तक, मतलब कि अगले 3 से 4 महीनों में ये बन के तैयार होगा। आपने कई बार देखा होगा कि जब ट्रेडिंग के दौरान ब्रोकर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बैठ
जाता है, इन्वेस्टर्स अपने ऑर्डर पंच नहीं कर पाते हैं, तो ये एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म होगा जहां पर कस्टमर्स जाके अपने ऑर्डर स्क्वायर ऑफ कर सकेंगे। ये बिल्कुल स्क्वायर ऑफ होंगे, लेकिन कोई भी नया ऑर्डर इस पर नहीं दिया जा सकेगा। तो ये एक बड़ी समस्या ये जो प्लेटफॉर्म होगा उसके ज़रिए सॉल्व हो सकती है। साथ ही साथ सेबी चेयरमैन ने ये भी बताया कि क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स की लिस्ट भी तैयार किए जा रही है। जिस तरीके से टू बिग बैंक्स टू फेल की एक लिस्ट है, वैसे ही ये क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स की लिस्ट होगी और लगभग 16 जो ब्रोकर्स हैं वो अभी इस लिस्ट में आ सकते हैं। आपका अंकुर इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खास खबर की ओर। सोमवार की तेजी बाजार में आज कायम नहीं रह सकी। नेगेटिव शुरुआत के बाद निफ्टी ने निचले स्तरों से करीब 180 अंकों की रिकवरी हासिल की। हालांकि रिकवरी के बावजूद निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ। निफ्टी के 70% स्टॉक गिरावट पर बंद हुए। निफ्टी बैंक ने भी निचले स्तरों से 400 अंकों की रिकवरी की। सेंसेक्स और मिड कैप इंडेक्स भी गिरावट पर बंद हुए। दिन भर वैसे बाजार का क्या रहा हाल, बता रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज अगर हम देखें तो जो शुरुआत हुई थी वो कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। करीब 200 अंकों के आसपास की रिकवरी यहां पर देखने को मिली और जो क्लोजिंग हुई वो 18,380 के ऊपर की क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली। दिन भर हमने देखा कि 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट थी, लेकिन उसके बाद जो क्लोजिंग आई वो करीब 35 अंकों की गिरावट के साथ ही यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी शानदार रिकवरी देखने को मिली। 200 अंक तक टूट गए थे बैंक निफ्टी, लेकिन उसके बाद निचले स्तरों से वहाँ से भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। सेंसेक्स में करीब 103 अंकों की कमजोरी आज देखने को मिली है। आज हम देख रहे थे कि शुरुआत जब हुई थी तो तमाम सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में ही कारोबार कर रहे थे, लेकिन फिर बाजार बंद होते होते आईटी शेयरों में एक अच्छी रिकवरी लौटी। एनर्जी पैक में भी एक अच्छी रिकवरी देखी गई। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में भी आज अच्छा प्रदर्शन था और उसके बाद हरे निशान में ही ये तीनों ही इंडाइसेस बंद हुए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आज काफी था और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी खबरों के चलते आज काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला। निफ्टी के चढ़ने और गिरने वाले शेयरों पर नजर डालेंगे तो चढ़ने वाले शेयरों में आज टॉप पर था अदानी एंटरप्राइजेस। यहाँ पर बाजार बंद होते होते शानदार तेजी देखने को मिली और 2% ऊपर ये स्टॉक बंद हुआ। उसके बाद टीसीएस में अच्छी तेजी देखने को मिली, करीब 1.25% ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दिखी। फिर रिलायंस, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंकिंग शेयरों में भी हमने काफी अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखी और टॉप गेनर्स में बैंकिंग शेयरों का ही नाम शामिल था। वहीं कमजोरी के साइड पर अगर देखें तो एसबीआई लाइफ में करीब 3% की कमजोरी थी आज। उसके अलावा ऑटो शेयरों ने काफी दबाव बनाया और आई शेयर और टाटा मोटर्स में भी करीब 2% की गिरावट देखने को मिली। यूपीएल, एचयूएल और भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स भी आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे थे। मिड कैप स्पेस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमने देखा कि आज जो टॉप गेनर थे उसमें फर्टिलाइजर स्टॉक्स और रेलवे शेयरों में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। फैक्ट करीब 10% ऊपर। इसके अलावा कैम्प्लास्ट, आईआरएफसी और जेबीएम ऑटो जैसे स्टॉक्स में आज हमने अच्छी तेजी देखी। वहीं गिरने वाले शेयरों पर की बात करें तो आज सरकारी बैंकों में वापस एक मुनाफा वसूली हावी थी। आईओबी करीब 6% टूटा आज। इसके अलावा इन्फीबीम, दीपक फर्टिलाइजर, एंजल वन जैसे स्टॉक्स में भी आज वीकनेस देखने को मिली। वहीं कुछ स्टॉक्स जो अपने 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे थे उसमें पीएनबी हाउसिंग में शानदार तेजी थी, करीब 5% की। जेके पेपर, अदानी एंटरप्राइजेस और आईआईएफएल ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि जिन्होंने आज 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर भी छुआ बाजार बंद होते होते। इसके अलावा हमने देखा कि आज आईटी शेयरों में जो शानदार रिकवरी आई उसमें टीसीएस निचले स्तरों से करीब 70 अंक टूटा। यहाँ पर टीसीएस के सीईओ राजेश गोपीनाथन की कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी और उनका कहना था कि मंदी का ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा। लंबी अवधि के लिए आईटी स्टॉक्स में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद वो कर रहे हैं, जिसके चलते आज हम देख रहे थे कि आईटी शेयरों में शानदार रिकवरी देखने को मिली है। इसके अलावा पीएसपी प्रोजेक्ट जैसे स्टॉक्स भी आज काफी चल रहे थे। यहाँ पर कुछ ऑर्डर मिलने की खबरें लगातार आ रही है और कुछ प्रोजेक्ट में कंपनी बोली भी लगा रही है, जिसके चलते आज यहाँ पर भी अच्छी तेजी थी। तो आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी शानदार एक्शन दिखा और ओवरऑल हमने बाजार बंद होते होते देखा कि अच्छी रिकवरी के साथ मार्केट बंद हुए। बढ़ते हैं आगे।
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के जितेंद्र अरोड़ा ने हमसे खास बातचीत में कहा कि ग्लोबल बाजारों से भारतीय बाजार पूरी तरह अछूते नहीं रहेंगे। उनके मुताबिक आईटी सेक्टर में अगर शानदार मुनाफा कमाना है तो 1 से 2 तिमाही के इंतजार के बाद निवेश करें, क्योंकि अगली 1 से 2 तिमाही में आईटी सेक्टर में गिरावट थम जाएगी। कुछ मामलों में भारत शील्डेड रहेगा, पर काफी लिंकेजेस हमारी ग्लोबल मार्केट्स के साथ रहती हैं। अब आप देखें, अगर आईटी सेक्टर, जहां पे इस देश में इतने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसका ग्रोथ यूएस पे बहुत निर्भर करता है। यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, मेटा, इन सब के लिए हमारी कंपनीज काफी काम करती हैं। तो उस वजह से हमारे लिंकेजेस इन सब मार्केट्स के साथ हैं। सो अगर वहां पे हम देखेंगे कि मार्केट कमजोर हो रहा है या इकोनॉमी कमजोर हो रही है, तो उसका असर हमारी मार्केट पर भी आएगा। आईटी पे हमारा व्यू है कि जो भी है आपका कंसर्न जो है वो Q1 या Q2 में बॉटम आउट हो जाएंगे, और वहां पे फिर जहां भी आईटी स्टॉक्स का भाव रहेगा वहां से आईटी स्टॉक्स में अच्छा पैसा बनने की उम्मीद है शॉर्ट टर्म में भी, पर 1-2 क्वार्टर तक उसमें वीकनेस रह सकती है। बाकी और एक्सपोर्ट सेक्टर में भी देखिए, अब एक्सपोर्ट सारा एक नजरिए से नहीं देख सकते, क्योंकि कुछ एक्सपोर्ट हैं जिसमें हमको फायदा मिला पिछले 2 साल चाइना के बंद होने से। अब चाइना वापस आने से उन सेक्टर्स में कमजोरी आ सकती है, पर एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे कुछ चले बढ़ते हैं आगे। कल्याणी ग्रुप की कंपनी सारलोहा ग्रीन स्टील लॉन्च करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। कंपनी के यहां तक का सफर कैसे तय किया और अब उनकी क्या योजनाएं हैं, इस पर ईटी नाउ स्वदेश संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने भारत फोर्ज के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अमित बी कल्याणी से खास बातचीत की। हमारे साथ मिस्टर अमित कल्याणी हैं, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भारत फोर्ज लिमिटेड। ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए शुक्रिया। ग्रीन स्टील की हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने काफ़ी एम्बिशियस टारगेट भी रखा हुआ है। पहला ग्रीन स्टील आप लॉन्च कर रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां थी और आने वाले टाइम में इस कॉन्टेक्स्ट में और इस वर्टिकल पे किस तरह की इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे? देखिए, पहली चुनौती ये थी कि पूरा सप्लाई चेन जो है जिसको हम कंज्यूम करते हैं स्टील बनाने में, उसको जांचा जाए और उसका जो कार्बन फुटप्रिंट है मैप किया जाए, और हाउ टू मिनिमाइज दैट कार्बन फुटप्रिंट, कि फॉसिल फ्यूल न यूज करे, फिर रिन्यूएबल एनर्जी यूज करे, स्क्रैप यूज करना चाहिए, और जो भी हम मटेरियल लाते हैं इसके लिए वो सारा सस्टेनेबल, रिसाइकल्ड और नजदीक से लाएं, ताकि कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा ना बढ़े। फिर हमने हमारे सारे फर्नेसेस इलेक्ट्रीफाई किए हैं, रीहीटिंग फर्नेसेस भी, और ज्यादा मात्रा में स्क्रैप यूज कर रहे हैं। तो पूरा प्रोसेस रिफाइन करके क्वालिटी न कॉम्प्रोमाइज करते हुए कैसे हम ये स्टील बनाएं। तो अभी इनिशियल प्रोडक्शन टारगेट क्या होगा और आने वाले दिनों में किस तरीके से इसको बढ़ाएंगे? हम अभी ये पूरा प्लांट ग्रीन स्टील कन्वर्ट कर सकते हैं। आज डिमांड है करीबन 50,000 टन तक, लेकिन जैसे भी ये डिमांड बढ़ेगा, या जो मंत्री जी ने कहा कि हम मैंडेट करना चाहते हैं कि कंजम्पशन ऑफ ग्रीन स्टील बढ़े, तो अगर वो हो सकता है तो फिर पूरा प्लांट हम ग्रीन स्टील ही बना सकते हैं उसमें। और प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो नॉर्मल स्टील की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन कॉस्ट का कितना डिफरेंस है? देखिए, इस किस्म के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डेफिनेटली कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन अगर आप देखें कि यूरोप जो बात कर रहा है कि कार्बन टैक्स लगाएगा, तो अगर वो कार्बन टैक्स का आप एस्टिमेट करें जो बात हो रही है, तो फिर वो टैक्स पकड़कर फिर ये उससे भी चीप पड़ जाता है। लेकिन आज करीबन 10 या 12 हजार रुपया पर टन ज्यादा कॉस्ट है। एंड प्राइसेस के लिहाज से क्या आपके लिए इस वक्त ये वायबल होगा मार्केट में? देखिए, जो कंज्यूमर्स और जो हमारे कस्टमर्स है जो ये खरीदना चाहते हैं, आज वो ये एक्स्ट्रा दाम देने को तैयार है, क्योंकि उनको उनके प्रोडक्ट्स पे ग्रीन ब्रांडिंग करना है। जैसा कि गवर्नमेंट भी कह रही है, इनफैक्ट मिनिस्टर भी अभी कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है
PSUs के, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ाया जा सकता है और आपके लिए एक बना बनाया मार्केट रहेगा। तो वैसे में कौन कौन सी कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज, कंज्यूमर्स की बात मैं कर रहा हूँ, जिससे कि आप बातचीत कर रहे हैं? देखिए, हमारे कंज्यूमर सारे ग्लोबल हैं, तो या वो कंपनीज हैं जो स्टील से कंपोनेंट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं या डायरेक्टली प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो लार्जली आज जो हम ग्रीन स्टील बेच रहे हैं वो लार्जली प्रोडक्ट्स में और कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होके यूरोप और बाहर देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। ओके, और आपका एक्सपेंशन प्लान क्या होगा आने वाले दिनों में? तो अब जो हम देख रहे हैं, जैसे कि रिस्पांस मिल रहा है, तो मुझे ऑलमोस्ट सर्टेन लग रहा है कि हमें ग्रीन स्टील का कैपेसिटी काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल हम अभी 2 रूट्स ऑफ ग्रीन स्टील देख रहे हैं। एक इमीडिएट फ्यूचर के लिए जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होगा, और जैसे कि मंत्री जी ने कहा था कि फ्यूचर में ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करके बड़े स्केल में ग्रीन स्टील प्लांट्स बना सकते हैं। तो दोनों में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इधर मारुति सुजुकी मैनेजमेंट ने देश में कारों पर लगने वाले टैक्स में कटौती की मांग की है। कंपनी का मानना है कि ऊंचे टैक्स और नीतिगत फैसलों की वजह से देश में 12 साल में कार इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 12% से घटकर 3% हो गई। कंपनी की पत्रकारों के साथ हुई एक बैठक में हमारे सहयोगी समीर दीक्षित भी मौजूद रहे। बैठक के हाईलाइट्स बता रहे हैं समीर दीक्षित। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कार पर, या यूं कहें ऑटो सेक्टर पे जो जबरदस्त टैक्स लागू है उसको लेकर के विरोध किया है, आलोचना की है। आरसी भार्गव ने साफ तौर पे कहा है कि भारत में जो कारों पर टैक्सेस लागू होते हैं, इसके चलते जो ग्रोथ ऑटो सेक्टर की हो सकती है वैसे इस वक्त नजर नहीं आ रही है। यानी कि टैक्सेस को रैशनलाइज करने के लिए तार्किक रूप से टैक्सेस को लागू करने की बात यहां पर मारुति सुजुकी की तरफ से होती हुई नजर आ रही है। उदाहरण भी दिया गया यूरोप का और साथ ही साथ जापान का उदाहरण दिया गया आरसी भार्गव की तरफ से कि जिस तरीके से जापान में कारों पर जो टैक्सेस हैं वो तकरीबन 19% के आसपास हैं, यूरोप में ये टैक्सेस जो है वो 10% के आसपास है, जबकि दोनों ही बहुत बड़े ऑटो मार्केट हैं। तो ये उदाहरण के तौर पर अगर इसको भारत में भी कुछ इस तरीके का अपनाया जाता है, जीएसटी की दरों को कम किया जाता है या टैक्सेस को रैशनलाइज किया जाता है, तो आशा इस बात की है कि आने वाले वक्त में ऑटो सेक्टर में ग्रोथ मोमेंटम और रहेगा और साथ ही साथ भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसमें भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑटो एक्सपो पर सबकी निगाहें हैं, तो इस बार मारुति सुजुकी 2 नई एसयूवी ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित करेगी। इन 2 नए एसयूवी के अलावा अगले साल ऑटो एक्सपो के अलावा भी जो है मारुति सुजुकी कई नए प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेगी, ताकि जो ग्रोथ मोमेंटम बना हुआ है वो उसको आगे बरकरार रख पाए। आरसी भार्गव ने यह भी उम्मीद जताई है कि अगर वैश्विक स्थिति स्थिर रहती है, जो रॉ मटेरियल की कीमतें हैं वो भी इस वक्त जिस तरीके से नजर आ रही है कुछ उसी तरीके से रहती हैं, तो अगले साल ऑटो सेक्टर या फिर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 4% का ग्रोथ जो है वो अगले साल बना रह सकता है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं एक विशेष चर्चा के साथ, जहां किस तरह से भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक बहुत ही मुफीद जगह बन रहा है और किस तरह से हब बनकर उभर रहा है, इस पर हमने खास चर्चा की। क्या कहते हैं आंकड़े और विश्लेषण इसका बहुत ही सटीक किया। आप देखिए यह खास विश्लेषण। सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो विजन बहुत आगे का होना चाहिए, पर्यावरण की परवाह भी होनी चाहिए, विकास का ख्याल भी। और इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए पूरी दुनिया का फोकस ग्रीन एनर्जी पर है और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल बनता जा रहा है लोगों की पहली पसंद, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के मुकाबले ईवी सस्ता और आसानी से लोगों की पहुंच में है। बड़े महानगर हों या छोटे कस्बे, महंगे तेल की मार से बचने के लिए लोग ईवी को बड़ी तेजी से एडॉप्ट कर रहे हैं और फोकस उनका बढ़ता जा रहा है।
पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बाकायदा संसद में यह बताया कि देश में 18 लाख से अधिक रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मौजूद हैं और ये तादाद हर बढ़ते दिन के साथ दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। हालांकि ईवी के दाम बैटरी की लागत के कारण महंगे जरूर हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि भारत में जिस तरह का डिमांड है उसे देखते हुए अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम आम गाड़ियों के बराबर हो जाएंगे या उनमें जो फर्क है वो धीरे धीरे मिटने लगेगा। यही वजह है कि दिग्गज कार मेकर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काफी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2 व्हीलर्स का भी कमोबेश यही हाल है। फिलहाल इलेक्ट्रिक कार के 13 नए मॉडल्स बाजार में मौजूद हैं। 2023 में यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा और उम्मीद जताई जा रही है, जो एक अनुमान है उसके मुताबिक 2025 तक 25 से 30 नए पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो मॉडल होंगे वो लोगों के लिए ऑप्शन के तौर पर बाजार में खड़े नजर आएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां ईवी मार्केट में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। सरकार भी ईवी इकोसिस्टम के लिए काम कर रही है। पीएलआई स्कीम इसमें बूस्टर का काम कर रहा है, लेकिन अभी भी बैटरी मेकिंग और चार्जिंग स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत काम होना बाकी है। लेकिन हर संभावना अपने साथ इस तरह की चुनौतियां लाती है। इन चुनौतियों को आगे बढ़कर टैकल करना ही कहीं ना कहीं उन संभावनाओं के लिए एक अवसर पैदा करता है। भारत में क्या क्या चुनौतियां हैं ईवी की राह में और दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स के लिए भारत कितना उम्मीद भरा हब बनकर उभर रहा है, इस पर हम खास चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले अपनी सहयोगी सृष्टि शर्मा के पास चलते हैं, जो आंकड़ों के जरिए ईवी की ग्रोथ का गणित समझा रही हैं। सृष्टि, बताएं क्या जो एक फ्यूचर के तौर पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर की बात है, लेकिन जिस तरह की डिमांड नजर आ रही है और जिस तरह की तेजी नजर आ रही है वो कह रही है कि अब जो है वो जमाना ईवी का आ चुका है। जी बिल्कुल, ज़माना तेज़ी का आ चुका है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की रफ्तार अगर हम देखें तो सबसे पहले कैचअप करती हुई आई थी नज़र 2 व्हीलर सेगमेंट में। धीरे धीरे करके कई सारी पैसेंजर व्हीकल्स और कार्स भी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशन जो है अपनाती हुई दिख रही हैं। पहले से प्राइवेट कंपनीज जो है इस पर फोकस कर रही थी, अब लिस्टेड प्लेयर्स जैसे कि 2 व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स भी इलेक्ट्रिक जर्नी को काफ़ी जोश के साथ आगे ले जा रहे हैं और साथ ही टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ये भी कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन पे फोकस कर रही हैं। आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, अगर हम देखें साल की शुरुआत 2022 की शुरुआत अगर हम देखें तो वाहन डेटा के मुताबिक जनवरी महीने में लगभग 50,000 इलेक्ट्रिक यूनिट्स जो है इंडिया में बेची गई, जिसमें 2 व्हीलर सारे ही सेगमेंट्स शामिल हैं। उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते ओवर द मंथ हमने ये आंकड़े में बढ़ोतरी देखी और पिछले 2 महीने से यानी फुल आंकड़े देखें अगर अक्टूबर और नवंबर महीने के, तो ये आंकड़ा 1 लाख के भी पार जाता हुआ दिखा है। तो आप देख सकते हैं साल की शुरुआत से लेकर नवंबर महीने तक आते आते ये आंकड़ा जो है वो दुगना हो चला है। आगे के लिए जो आउटलुक बन रहा है साल 2023 का, सभी कंपनीज का ये कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक प्राइस कंसोलिडेशन भी होता देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो है अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों के जो दाम है वो ज़्यादा बताए जाते हैं। तब टाटा मोटर्स ने वहाँ पे एक बदलाव किया है, जहाँ पे 10 लाख से सस्ती उन्होंने इलेक्ट्रिक कार जो है मार्केट में उतारी है। और आगे चल के आप किसी भी बड़ी कंपनी से बात कर लीजिए, वो यही बोल रहे हैं कि साल 2023 में और भी इलेक्ट्रिक लॉन्चेस आप आते हुए ज़रूर देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसकी डिमांड के साथ साथ उसके इन टारगेट्स को मैच करना भी कंपनियों के लिए वाकई इस वक्त टॉप प्रायोरिटी बन चुका है। और यही वजह है कि इस तरह का रुझान और इस तरह के आंकड़े जो फिगर्स के रूप में सामने आ रहे हैं और एक आउटलुक जो हम देख रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहा है कि जो नया ज़माना है वो ईवी का दीवाना है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ख़ास मेहमान। सबसे पहले उनसे परिचय मैं आपका करा दूं। हमारे साथ हैं जाने माने ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन साहब। इसके अलावा श्रीकांत सिंधे साहब जुड़ रहे हैं जो कि सीईओ हैं GoGoAven.com से, और इनकी जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उनके कंपोनेंट्स पर बारीकी से काम करती है। पंकज शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप हैं को-फाउंडर Log9 मटेरियल्स के, जो कि जो कंपोनेंट्स है खासतौर पर बैटरीज की अगर हम बात करें तो उन पर काम करती हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले टूटू सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह के आंकड़े गवाही दे रहे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं, जितना रिसर्च सामने आ रही है, जो भी डेटा सामने आ रहा है, वो साफ तौर पर कह रहा है कि नए ज़माने में अब लोग हाथों हाथ
ईवी जो है उस पर फोकस कर रहे हैं और यही वजह है कि अब एक तेज़ी जो हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद 2-3 साल बाद एक तरह का बूस्ट नज़र आए या इस तरह की तेज़ी नज़र आए, वो हम बहुत पहले से नज़र आ रहे हैं। हम 2023 तक के आकलन में देख रहे हैं कि बहुत बेहतर आंकड़े सामने आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिकॉज इन द लास्ट 8 to 10 years बहुत प्रेशर आया है ऑन ईवीज, 2-wheeler एज वेल एज 4-wheeler, जो मार्केट के अंदर पुश किए गए हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड ऑल्सो गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिसिटी, और हम लोग मीडिया वाले भी उनको और थोड़ी सी पब्लिसिटी देते हैं बट कुछ थोड़ी सी रियलिटीज जो है वो अभी हम नहीं देख सके। तो अभी जो हमारा कंज्यूमर है वो कोई दिल से एनवायरनमेंट को बदली करने के लिए ईवी नहीं खरीद रहा, वो तो सिर्फ खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी सेविंग होती है पेट्रोल के ऊपर। अब पेट्रोल डलवाना भी और एक टैंक फुल कराते कराते 4 से 5 हज़ार रुपये लग जाते हैं, तो इवन दैट पिंचेस। और यहाँ तो गाड़ी आप 500 या 1000 किलोमीटर चलाएंगे तो मुश्किल से आपके 400 या 500 रुपये लगेंगे ऑन इलेक्ट्रिसिटी रिचार्जिंग बैटरीज। बट रियलिटी इज कि जैसे जैसे बैटरी आपकी पुरानी होती जाएगी ऑब्वियसली परफॉर्मेंस उसकी वैसे ही कम होती जाती है, एंड साथ साथ में देयर इज अ लाइफ फॉर द बैटरी। अब कंपनी की तरफ से तो आपको वारंटीज 8 साल की मिलेंगी या 6 साल की मिलेगी या 10 साल की मिलेगी, बट आफ्टर दैट विल द नेक्स्ट ओनर या उसी ओनर के पास कितने पैसे होंगे कि आप बिटवीन 40 and 50% ऑफ द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द कार आप उस टाइम उस गाड़ी के ऊपर खर्च करो। तो ये असलियत जो है वो तो आपको हमको 5 से 10 साल के अंदर अंदर पता लगेगी, जब मैन पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि रीसेल मार्केट उनकी कैसी है और साथ साथ में रेजिड्यू आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी वापस आती है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि बहुत सारे रियलिटी चेक्स भी ज़रूरी हैं। हमें बस एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर की ओर नहीं देखना चाहिए। भारत में अगर हम खपत की बात करें या किसी भी डिमांड की बात करें तो वो अचानक से नज़र आता है। श्रीकांत जी, मैं समझना चाहूँगा कि जिस तरह के फिगर्स और जिस तरह के डेटा सामने आ रहे हैं और जिस तरह की डिमांड सामने आ रही है, उस तेज़ी में मैन्युफैक्चरर्स हैं या उन डिमांड को पूरा करने के लिए जिस तरह की हमारी तैयारी होनी चाहिए, क्या वो तैयारी हमारी मजबूत नजर आ रही है या तेजी की और आवश्यकता है? थैंक्स सर। डेफिनेटली जो उसके पहले हम लोग इंडस्ट्री के फेजेस को अगर अंडरस्टैंड करें तो 2011 to 20 का जो फेज था इंडिया में वो अवेयरनेस फेज था। 2021 to 25 जो है इस्टेब्लिशमेंट फेज है, और एक्चुअली ईवी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ होनी है वो 2025 के बाद में शुरू होगी। बट जैसे टाटा मोटर्स ने इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और एक माहौल बन गया, उसकी वजह से जो 2025 में होना था वो हमें 23 में ही दिखाई दे रहा है। ईवी इंडस्ट्री को हम लोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से अलग नहीं कर सकते, और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के कुछ बेसिक रूल्स है उसको हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सिर्फ कंपनी अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल नहीं कर सकती है, उसके लिए आफ्टर मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ईवी इंडस्ट्री के लिए वो अभी तक उतनी लेवल पे डेवलप नहीं हो चुका है, एंड जैसे डिमांड बढ़ी हुई है तो डिमांड के साथ में सप्लाई, आज हर एक मैन्युफैक्चरर के लिए डिमांड बहुत है, बट उसके लिए सपोर्ट सिस्टम जो चाहिए वो सिस्टम में कहीं ना कहीं पे तो अभी तक इस्टेब्लिशमेंट जो होना चाहिए था, तो उसके लिए और 1-2 साल लगेंगे। सभी लोग वॉर फूट पे काम कर रहे हैं, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से काम हो रहा है, हर एक मैन्युफैक्चरर काम कर रहा है, एंड इनिशियल स्टेज में बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स आते हैं, स्टार्टअप्स आते हैं कि जिनको मतलब उतना एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी बिजनेस की नहीं होती है, तो कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ गलत भी होती है। जैसे हमने रिसेंटली देखा कि गाड़ियों में 2 व्हीलर्स में आग लग रही है, तो ये गलतियां भी बहुत बार होती है। तो ये 2 साल में ये सब स्ट्रीमलाइन होके एक प्रॉपर लेवल पे इंडस्ट्री आ जाएगी। बट एक पॉजिटिव साइन है कि जो 2025 में एक्सपेक्टेड था वो 23 में ही आज देखने को मिल रहा है। पब्लिक का अवेयरनेस बढ़ चुका है एंड डिमांड बढ़ चुकी है।